से हैं आप सभी। क्लास 10th में पाठ 2 हम पढ़ रहे हैं, बुद्धिर बलवती सदा। उसका एक भाग हमने पढ़ाया, उसके बाद आगे हम चल रहे हैं। पाठ 2 में आपने क्या पढ़ा था? विशेषण विशेष्य, प्रश्न निर्माण, अव्यय, कस्मै प्रयुक्तम ये मैंने सिखाया, कर्ता क्रिया संबंध सिखाया। अब उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। घटनाक्रम के अनुसार भी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देवलाख्य नाम का नगर था, उस नगर में एक राज सिंह नाम का राजपुत्र था। उसकी पत्नी आवश्यक कार्यवश पिता के घर जाती है और रास्ते में अपने 2 पुत्रों को लेकर जब वो जा रही है तो रास्ते में उसको एक बाघ दिखाई देता है और बाघ से बचने के लिए एक सुंदर उपाय खोजती है। और उस उपाय में वो क्या कहती है, जल्दी से गुस्से से बच्चों को पकड़ कर के कहती है कि एक एक बाघ अभी खा लो, दोबारा दूसरा बाघ आएगा तब उसको खा लेना। तो ये थी उसकी प्रतिक्रिया, जिससे व्याघ्र खुद बाघ भी भयभीत हो गया कि ये तो व्याघ्र मारी है कोई, इससे बचकर भाग लेना ही उचित है। उसी का आगे क्रम को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, चाहे मैं जितना आप समझ सकते हैं मैं उतना ही पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पढ़ने के बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं उससे अलग, इतना तरीके से आपने पढ़ना है। श्लोक आ रहा है हमारे पास, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा। क्या है? निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से। बुद्धि शब्द है, निज का अर्थ होता है अपना, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि से, तृतीया में बना, इकारांत शब्द रूप है तो बुद्धि से बन गया, ई को यह होकर के बुद्ध्या, बुद्धि से। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और द और ध को अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं। निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता सा, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। ये मैंने श्लोक का उच्चारण किया। अब देखिए, सबसे पहले हमने उठाना है नंबर 1 पे अन्वय सा। वह कौन? वह व्याघ्रस्य भामिनी, व्याघ्र की स्त्री। व्याघ्र की स्त्री का मतलब क्या है? व्याघ्र को भयभीत कर देने वाली। वो कोई व्याघ्र की पत्नी नहीं है, आप उस अर्थ में मत ले लेना इसको। व्याघ्रस्य में हमने षष्ठी विभक्ति यहाँ पर समास में दिखाई दे रही है तो हम इसको कर देंगे व्याघ्रस्य भामिनी को। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष विग्रह करके दिया हुआ है तो हम यहाँ से ये श हटा देंगे तो व्याघ्र और भामिनी बन जाएगा। तो व्याघ्र से भामिनी में क्या समास हो जाएगा? व्याघ्र भामिनी। ठीक है, व्याघ्र भामिनी, सा व्याघ्र भामिनी। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा व्याघ्र और तीसरी पे भामिनी। इनको एक पद बना देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, सा व्याघ्रस्य भामिनी निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से। बुद्धि की सहायता ली ना इसने। मैंने आपको एक अनुवाद का भी टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, वहाँ का वीडियो भी आप साथ साथ देखते जाएं। मैं उनको अनुवाद जितना मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में वो सब मैं आपको रिवाइज करवाती चलूँगी। अपनी बुद्धि से, तृतीय विभक्ति आई क्योंकि सहायता ली जा रही है बुद्धि की, तो साधक तमम कर्णम से कर्ण कारक यहाँ पर हो जाएगा। अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के द्वारा, भयात, भय से, विमुक्ता, विमुक्त हो जाती है। सा व्याघ्रस्य भामिनी निज बुद्ध्या भयाद विमुक्ता। भयाद व्याघ्रस्य में संधि है, देखिए भयात था ये, भयात प्लस व्याघ्र, व्याघ्र लिख लें, हमें तो इस व से मतलब है। यहाँ पर ये व आने के कारण त को द हो जाता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया, लेकिन हर उदाहरण में मैं आपका ध्यान यहाँ जरूर खींचूंगी, आपको याद दिलवाऊंगी कि देखिए जो आपने पढ़ा था उसका एक और उदाहरण आपके पास आ गया। तो भयात के त को द हुआ, वर्ग के पहले अक्षर को तीसरा हो जाता, त को तीसरा हो गया, त था द। क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर पद में व आ गया। यर लव, मैंने एक शर्त बताई थी ना कि कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो, या य र ल व, बार बार लिख रही हूँ मैं, य र ल व ह, तो व आ गया यहाँ पर। व होने के कारण त को द हो गया। तो अगर एक पद में लिखना आ जाए, ये क्यों बताना यहाँ पर आवश्यक है मेरे लिए कि आपको ये एक पद में प्रश्न आ जाए। अभी मैं प्रश्न भी करूँगी ना यहाँ पर, तो आपको अगर एक ही पद लिखना आ जाए तो आप फिर भयाद नहीं लिख सकते, आप वहाँ पर भयात ही लिखेंगे, क्योंकि वह तो है ही नहीं, आपको तो भयात ही लिखना पड़ेगा, तो संधि कैसे कर सकते हैं।
अगर आप भयाद लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए संधि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न आते हैं। एक ही लाइन बताई अभी मैंने। का विमुक्ता, कौन विमुक्त हो जाती है? व्याघ्रस्य भामिनी, या केवल भामिनी लिख दें या सा भामिनी लिख दें तो चलेगा। कस्मात् विमुक्ता, अब यहाँ पर प्रश्न मैंने पूछा सा भामिनी कस्मात् विमुक्ता। कस्मात् में पंचविभक्ति है, किससे विमुक्त होती है? वो किससे छूट जाती है? क्योंकि उसको व्याघ्र का भय था कि उसके बच्चों की अब जान जाएगी और उसकी भी जाएगी, तो उसने बहुत सूझबूझ से व्याघ्र पर ही इस प्रकार से उपाय चलाया कि व्याघ्र खुद उससे डरकर भाग गया। तो भयात विमुक्ता, तब आपने लिखना एक पद में भयात, भयात विमुक्ता। केन विमुक्ता, किसके द्वारा विमुक्त हुई? भय से, किस कारण से विमुक्त हुई? तो निज बुद्ध्या विमुक्ता। ठीक है, विमुक्ता का अर्थ क्या है? मुक्त हो जाती है। सा का अर्थ क्या है? वह। सह का स्त्रीलिंग बनता है सा। सा व्याघ्रस्य भामिनी, वह व्याघ्र की भामिनी अपनी बुद्धि से उस भय से विमुक्त हो जाती है। दोनों में से आ रहा है, यहाँ बुद्धि की सहायता ले रही है और भय से विमुक्त होती है। तो भय भीत, भीतिन में पंचविभक्ति आती है ना, तो भयाद विमुक्ता, भय से विमुक्त हो जाती है। अगली लाइन का अन्वय देखिए। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्योपि, अन्योपि में हम संधि करेंगे। पहले क्या संधि होगी? ओ अगर है तो ओ को हमने विसर्ग कर देना है। अगर विसर्ग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अन्यः। अन्योपि में देखिए संधि कर रहे हैं, ये है पद हमारे पास अन्योपि। अन्यः प्लस अपि। जब भी ओ के बाद ये अ दिखाई देता, अब इसमें हम संधि करना बता रहे हैं आपको। विसर्ग के बाद यदि अ आ जाए तो विसर्ग को ओ हो जाता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इस आ को पूर्व रूप का चिन्ह हो जाता है, इसको हम पूर्व रूप बोलते हैं। अन्योपि पूर्व रूप, यानी मैं यहाँ पर था, मेरा पिछला जो रूप है वो ये यहाँ पर मान लिया जाए। मैं पहले यहाँ पर अ के रूप में नहीं हूँ, लेकिन ये पूर्व रूप संधि है जिसका ये उदाहरण है कि मैं पिछले रूप में यहाँ विद्यमान हूँ। तो जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो अन्यः प्लस अपि, ये अपि वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, अन्यः अपि। अन्य भी, दूसरे भी, अन्य कोई व्यक्ति है वह भी। बुद्धिमान, अन्य अपि बुद्धिमान, बुद्धिमान लोके में संधि है। देखिए क्या संधि है? बुद्धिमान। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इतना ही आप जान ले यहाँ पर कि बुद्धिमान प्लस लोके। बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान लोके, ये संधि हो जाएगी यहाँ पर। ये पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही, मैं उतना ही आपको बताऊंगी जितना आपके पाठ्यक्रम में आने वाला है। बस ये लगा लें कि ये ल हट जाएगा, न आ जाएगा, बुद्धिमान प्लस लोके। ठीक है, लोके अन्य अपि। अब ये केवल इसकी बात नहीं बताई गई है, ये पाठ आपको क्यों पढ़ाया गया है कि आप कहीं पर भी किसी मुसीबत में फंस जाएं तो आप बुद्धि चातुर्य से उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, उसने ना तो किसी हथियार की ज़रूरत पड़ी, ना भागने की ज़रूरत पड़ी, उसने कितनी बुद्धि चातुर्य से अपने बच्चों की सुरक्षा कर ली। तो ऐसे ही ये कहा है कि अन्य अपि, दूसरे भी, लोके संसार में, महतो भयात, महान भय से, मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। अन्य भी, अन्य व्यक्ति भी बहुत बड़े भय से मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर अर्थ देखेंगे, अन्वय देखते हैं पहले इसका। अन्य लोके, अब यहाँ पर एक नंबर से मैं फिर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाली लाइन का ये 1 2 3 4 5 6 आपने किया। अब दूसरा आ रहा है कि लोके अन्यः अपि, अन्यः 2 और अपि 3, अन्य अपि, अन्यः बुद्धिमान अपि, ऐसे कर लेंगे। अन्यः बुद्धिमान अपि, महतः भयात, ये विशेषण विशेष है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी बताती हूँ यहाँ पर कौन सी भक्ति आई है महतः में। महतः भयात विमुच्यते, इसमें 7 पद आ गए। अन्य अपि, दूसरे भी,
लोके संसारे, लोके का अर्थ क्या है? संसार में। अन्य बुद्धिमान भी, महतः भयात में विशेषण विशेष्य है। महतः भयात, ये संधि है। यहाँ पर संधि देख लें पहले तो। महतो में ओ को हमने फिर से विसर्ग कर दिया। जब ओ को विसर्ग किया तो हमारे पास क्या आ गया? ओ को विसर्ग कर दिया तो महतः बन गया। अब महतः में महत शब्द रूप है, वही षष्ठी विभक्ति आ ए अह अह ई, तो पंच विभक्ति में अह आ गया तो बन गया महतः। तो महान भय से, भयात में तो आपको पंचमी दिखाई दे ही रही है, आपको महतः में नहीं दिखाई दे रही थी। तो भयात में अगर पंचमी है तो इसके विशेषण में भी पंचमी ही होगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपको महतः पे विभक्ति पूछी जा सकती है कि महतः अस्मिन् पदे का विभक्ति, तो महतः अस्मिन् पदे पंचमी विभक्ति। महतः भयात मुच्यते, मुच्य धातु का है मुक्त होना, मुक्त हो जाती है। श्लोक समझ में आया आपको? एक एक चीज बता दी है। अब प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर, बुद्धिमान कथम विमुच्यते, कैसे विमुक्त हो जाते हैं? कैसे विमुक्त हो जाते हैं? अब ये प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है। किस से नहीं पूछा है, कैसे मुक्त होते हैं? तो निज बुद्ध्या विमुच्यते। देखिए वहाँ पर ऊपर आपको रेफरेंस दिया था कि अपनी बुद्धि से वो व्याघ्र की भामिनी मुक्त हो जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लोके बुद्धिमान कथम विमुच्यते, कैसे विमुक्त हो जाते हैं? तो उनके लिए भी यही बात लागू हुई है ना कि अन्य भी बुद्धिमान लोग भी इस प्रकार से भय से विमुक्त हो जाते। तो किस प्रकार से वो मुक्त हुई थी? वो अपनी बुद्धि से हुई थी। तो बुद्धिमान तो बुद्धि से ही होंगे। तो बुद्धिमान निज बुद्ध्या विमुच्यते। लोके बुद्धिमान कस्मात् विमुच्यते, किससे विमुक्त हो जाते हैं? तो महतो भयात विमुच्यते, महान भय से विमुक्त हो जाते हैं। के विमुच्यते अन्यः अपि, बुद्धिमान कह विमुच्यते, बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, अगर बुद्धिमंतः होगा तो प्रश्न में के बनेगा। के अगर आता है तो आप लिखेंगे बुद्धिमंतः, अगर कह आता है तो आप लिखेंगे बुद्धिमान। समझ आ गया? करता क्या है यहाँ पर? कौन विमुक्त होते हैं? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के लिए आ गया विमुच्यते। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम, भयाकुलम में देखिए क्या है? समास है। भयेन आकुलम, भयेन आकुलम भयाकुलम। भयाकुलः होता ना तो इसमें हम बहुव्रीहि समास कर देते। तो भयेन आकुलम चित्तः यस्य तम, ऐसा भी इसका विग्रह कर सकते हैं। और भयेन आकुलम भी कर सकते हैं, भय से व्याकुल। व्याघ्रम, व्याघ्र को, दृष्ट्वा देखकर। व्याघ्र जो खुद एक हिंसक प्राणी है उसको भयाकुल देख करके। कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह। दृष्ट्वा में बहुत सिंपल सा ही आपका पुराना 8वीं कक्षा से आप पढ़ रहे होंगे। दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय से बन गया दृष्ट्वा, देखकर। कश्चित् में संधि आ गई कह प्लस चित। विसर्ग संधि का एक नियम बताया था पहले भी, फिर से बता रही हूँ। विसर्ग के बाद यदि ये च आ जाए या छ आ जाए या श आ जाए, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग को ये श हो जाएगा जो इसमें दे रखा है कश्चित् में। ऐसे विसर्ग को ये श हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उत्तर पद में च, छ या श, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो विसर्ग को भी श हो जाएगा। तो कश्चित्, कह प्लस चित्, कह अर्थ होता है कौन और कश्चित् कोई। कश्चित् धूर्तः शृगालः, अब देखिए शृगाल कैसा? शृगाल की विशेषता बता दी, धूर्तः ढीठ। शृगालः कहते हैं गीदड़, इसका दूसरा नाम जम्बूक भी है। धूर्तः शृगालः हसन्नाह, हसन्नाह में संधि है हसन प्लस आह। हसन में क्षत्रिय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है?
क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय कब होता है? कोई कार्य करते हुए आप दूसरी क्रिया करते हैं। हंसते हुए आह, बोला, अकथयत, ब्रूहि। तो क्या बोला? हसन आह, बोला। भवान कुतः भयात् पलायितः। भवान, आप। अब भवान पद यहाँ किसके लिए आ रहा है ये ध्यान रखना है आपने। ये आप किसको कह रहा है? व्याघ्र को। आप भय से, आप कहाँ से भय से? पलायितः, भाग रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है। भवान कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। कुतः एक अव्यय पद है। कुतः का अर्थ क्या होता है? कहाँ से। भयात, भय से। आप कहाँ से इस भय से? पलायितः, भाग रहे हैं। भवान का अर्थ क्या है? आप। तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास। भवान इति पदम, इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब बच्चे इसको प्रश्न को ना समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ लिया। भवान ये किसके लिए आया? किसके लिए? बहुत आसान है। भवान यहाँ किसको, किसने बोला? देखिए, धूर्त श्रृगाल ने हंसते हुए बोला है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो आप कौन है? कौन भागा हुआ आ रहा है? व्याघ्र। तो व्याघ्र के लिए आया है। मगर आप चतुर्थी लगाना भूल जाते हैं और व्याघ्र लिख देते हैं, जिसको बहुत समझ में आ भी जाता है कि प्रश्न क्या है। व्याघ्र लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको चतुर्थी भक्ति बनानी है और आपको लिखना व्याघ्राय। चतुर्थी लगाएंगे तब आपको नंबर मिलेगा। अगर व्याघ्र लिख दिया तो 0 नंबर मिलेगा, और ये लिखा तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो आपने क्या लिखना है? चतुर्थी भक्ति लगानी है। चतुर्थी भक्ति क्यों लगानी है? क्योंकि प्रश्न में भी चतुर्थी है। तो प्रश्न में चतुर्थी है तो उत्तर में भी चतुर्थी लगाएंगे। इसलिए आपको बनाना है क्या? व्याघ्राय प्रयुक्तम। व्याघ्रः। गच्छ, गच्छ जम्बूक। अब व्याघ्र उसको कह रहा है किसको? ये श्रृगाल का ही दूसरा नाम आया है जम्बूक। ठीक है, ये जम्बूक और श्रृगाल दोनों एक ही हैं। व्याघ्र बोल रहा है ये नाटक है, तो व्याघ्र लिखा तो व्याघ्र बोल रहा है गच्छ, गच्छ, जाओ जाओ। जम्बूक, व्याघ्र तुम भी जाओ। देखो, संबोधन है, विसर्गों का लोप हो गया। गच्छ, गच्छ में कौन सा पुरुष आया? गच्छ में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है ये। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि गच्छ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? गच्छ इति क्रियापदस्य, ये प्रश्न आते हैं निर्देशानुसार में। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी कर्ता पद क्या है? ठीक है, कर्तृपद क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? त्वम। अब यहाँ पर आपने ना जम्बूक लिखना है ना कुछ और लिखना है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन की ये क्रिया है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया में हमेशा कर्ता क्या आ जाएगा? त्वम। ये ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बता रही हूँ। पाठ को पूरा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको एक भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको उसकी जानकारी ना हो। हे जम्बू, अब देखो आगे वो खुद ही बोल रहे हैं ना, त्वम अपि, तुम भी। त्वम अपि में संयोग हो गया हमारे पास। क्या है ये शब्द? त्वम प्लस अपि, तुम भी। क्या तुम भी? किंचित गूढ़ प्रदेशम। अब यहाँ पर इस क्रिया को हम लेंगे गच्छ, जाओ। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ, जाओ जाओ, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ। गूढ़ प्रदेशम, तो गूढ़म प्रदेशम, इसका समास हो जाएगा। क्या समास हो जाएगा? गूढ़म प्रदेशम। प्रदेश कैसा है उसका विशेषण आ जाएगा? गूढ़म प्रदेशम, गूढ़ प्रदेशम। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ। किंचित में संधि क्या है? किम प्लस चित। क्या संधि है? किम प्लस चित। ये संधि कैसे होगी? किम, किम के माँ को क्या हो गया? च वर्ग का ही 5वां, तो च छ ज झ य। माँ को पर सवर्ण संधि कहते हैं। माँ को भी क्या हो जाएगा? च वर्ग का ही 5वां हो जाएगा। यतो, क्योंकि यतो में विसर्ग का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यतः, क्योंकि।
व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। यहीं तब हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि एक श्लोक भी आ गया है तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी, इसमें बहुत कुछ है, ये आप रिवाइज करते चले। यतः क्योंकि व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारीति में क्या संधि है? व्याघ्रमारी प्लस इति, दोनों एक समान स्वर आ गए। व्याघ्रमारी में से ई ले लिया और इति की ई ले ली, दोनों को मिलाकर दीर्घ ई हो गई, तो दीर्घ संधि इसको मानेंगे। व्याघ्रमारी प्लस इति कि व्याघ्रमारी या शास्त्रे श्रूयते, या जो शास्त्र में श्रूयते सुनी गई थी, तया उसके द्वारा, तया कया व्याघ्रमार्या, व्याघ्रमारी के द्वारा, जैसे नदी का नद्या तो व्याघ्रमारी का व्याघ्रमार्या, उसके द्वारा अहम हन्तुम आरब्ध, मारने के लिए आरंभ कर दिया गया, अर्थात मुझे मारने के लिए वह उद्यत हो गई। परम गृहीत कर जीवितः नष्टः परंतु शीघ्रम तद अग्रतः, जान हथेली पर रखकर, ये समझ लेंगे आप। जीवित का अर्थ जीवन, कर कहते हैं हाथ, और गृहीत कहते हैं ग्रहण करना, रखना, ठीक है। जान हथेली पर रखकर, ये तो हो गया जान, कर कहते हैं हाथ, हथेली यानी गृहीत रखना, जान हथेली पर रखकर, समझ आया? 3 शब्द हैं यहाँ पर, गृहीत कर जीवितः नष्टः, जान हथेली पर रखकर, शीघ्रम शीघ्र ही, तद अग्रतः, तद अग्रतः में पहले तो हो जाएगी संधि तत् प्लस अग्रतः, और फिर समास हो जाएगा तस्य अग्रतः, ये समास है। उसके आगे से नष्टः भाग गया, नष्ट का अर्थ नष्ट हो गया, शीघ्रम नष्ट, मैं तो जल्द ही वहाँ से अपनी जान हथेली पर रखकर भाग आया हूँ। शीघ्रम एक अव्यय पद है, जल्दी से। अब कौन सा पद है जिसका अर्थ नहीं आया? वो मारने के लिए क्या है? क्योंकि अब यहाँ से एक बार फिर से अर्थ देख लें, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी किसी गहरे प्रदेश में जाकर छुप जाओ, क्योंकि व्याघ्रमारी, जो व्याघ्रमारी हमने शास्त्र में सुनी थी, उसके द्वारा आज में मारने के लिए आरंभ कर दिया गया, अर्थात वह तैयार हो गई। हन्तुम आरब्धः, मरने के लिए मैं तैयार था। हन धातु तुमुन प्रत्यय से बना हन्तुम, हन्तुम आरब्धः। परंतु गृहीत कर जीवितः, जीवन को हाथ में रखकर, यानी जान हथेली पर, यह मुहावरा है, जान हथेली पर रखकर, तद अग्रतः, तस्याः, अब यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग था ना, इसलिए तस्याः आ जाएगा अर्थ के आधार पर। तस्य अग्रतः भी समास है और तस्याः अग्रतः, उसके आगे से। अब वो स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि ये किसके लिए बात चल रही है? व्याघ्रमारी के। व्याघ्रमारी के आगे से शीघ्रम नष्टः, शीघ्र ही मैं तो नष्ट हो गया। व्याघ्रमारी में समास क्या होगा? बाघ को मारती है जो, तो क्या हो जाएगा? चलिए यहीं पर एक साथ आपको मिल जाएगा, इसलिए यहीं पर लिख रहे हैं। व्याघ्रम मारयति इति, व्याघ्रम मारयति इति, व्याघ्र को जो मारती है, उसका मतलब क्या है? व्याघ्रम मारयति यासा भी कर सकते हैं। व्याघ्रम मारयति यासा व्याघ्रमारी, उसका नाम पड़ गया, व्याघ्र को मारने वाली है, इसलिए उसका नाम ही मैंने रख दिया व्याघ्रमारी, ठीक है। गृहीतम करे जीवितः, गृहीतम ग्रहण किया है, हाथ में, करे जीवितम, येन सह, ग्रहण कर लिया है हाथ में जीवन, जिसके द्वारा वह गृहीत कर जीवितः, येन सह, सह आने से ये जीवितः बन गया, जिसके द्वारा, सह आने से ये पुल्लिंग हमें ज्ञात हुआ, जीवितः। जीवितों में विसर्ग को ओ हुआ है, तो यहाँ पर विसर्ग को जब हम ओ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जीवितः नष्टः। अब बताइए क्या इसमें है? प्रश्न पूछती हूँ मैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी। व्याघ्रः जम्बूकम कुत्र गंतुम कथयति, कहाँ जाने के लिए कहता है? गूढ़ प्रदेशम गंतुम
दिक्कत है। तो गम धातु आने से द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, गंतुम आने से। गूढ़ प्रदेशम, एक पद में अगर उत्तर लिखना है तो आप लिखेंगे गूढ़ प्रदेशम। ठीक है। का हंतुम आरब्धः, तो व्याघ्रमारी हंतुम आरब्धा। का हंतुम आरब्धा, तो व्याघ्रमारी हंतुम आरब्धा। तया अहम हंतुम आरब्ध, अब यहाँ पर ये ना कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार आरब्ध आया हुआ है। अहम आरब्ध, मैं मारा गया, उसके द्वारा मैं मारा जाता, मारने के लिए तैयार हुआ गया उसके द्वारा। तो तया, तो कया हंतुम आरब्ध, तो कया का आप यहाँ तया लिख करके समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तया तो उसका विशेषण है। तो आप लिख सकते हैं व्याघ्रमारी में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो व्याघ्रमार्या हंतुम आरब्धः, व्याघ्रमार्या हंतुम आरब्धः। कः शीघ्रं नष्टः, तो व्याघ्रः शीघ्रं नष्टः, कौन चला गया था। गतः भी आ सकता है इसके स्थान पर, कः शीघ्रं गतः, कौन जल्दी चला गया, कौन गया, व्याघ्रः शीघ्रं गतः। ठीक है। गृहीत कर जीवितः कः अस्ति, कौन है वो जिसने अपनी जान हथेली पर रखी, तो व्याघ्रः गृहीत कर जीवितः अस्ति। कस्यः आग्रतः सः नष्टः, अब देखिए यहाँ पर मैंने कस्यः पूछा, किसके आगे से वह जल्दी से चला गया, तो व्याघ्रमारी में आप षष्ठी लगाएंगे, व्याघ्रमार्याः। नदी का नद्याः बनता है, तो व्याघ्रमारी का क्या बन जाएगा, व्याघ्रमार्याः। तो व्याघ्रमार्याः सः शीघ्रं नष्टः। अब देखिए इतना सारा मैंने आपको बताई चीज़ें, अब एक साथ इतना, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कब से मैं एक चीज़ आपको लगातार बताए जा रही हूँ, और उसके बाद इससे ज़्यादा अगर मैं बोलकर आपको बता भी दूँगी ना, तो आपको इससे ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और अगले में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखना है कि आप एक भी चीज़ को अपनी आँखों से ओझल ना होने दें, इससे बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। चैलेंज कर रही हूँ मैं, ये एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी आँखों के आगे से जिसका विस्तार नहीं बताया गया हो। ठीक है। तो आपने इसी ढंग से आपने इसको पढ़ना है। ये सारे नोट्स कब मैंने बताए हैं, ये सब आप देखते जाएंगे और अपनी नोटबुक में बनाते जाएंगे। जो मैंने पिछली आपको क्लास में बताया था कि आप रजिस्टर में संधि, प्रत्यय, समास ये सब लिखते जाएं, ताकि आपके पास एक साथ सारी सामग्री जब आप पाठ तैयार करें तो आपके पास वहाँ पर हो और आप तुरंत उसको याद कर लें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको भी लाभ मिले और औरों को भी मिले। तो अगली क्लास में मिलते हैं इससे आगे। और अनुवाद की जो मेरी वीडियो है उसमें भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि 10th क्लास है, 9th क्लास है, आप सबके लिए अनुवाद आएगा, और जो संस्कृत सीखने वाले हैं उनके लिए भी वो लाभकारी है। तो आप सभी जो भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।